हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता बादल राग। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि बादल राग कविता अनामिका काव्य संग्रह से ली गई है। निराला जी को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती है क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण का अग्रदूत है, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव का। बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं, जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले लोगों को मिलता है, इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिला कर बुलाते हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने बादलों को क्रांति का प्रतीक यहाँ पर माना है। आइए पढ़ते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तिरती मीन्स तैरती, समीर सागर वायु रूपी समुद्र, अस्थिर क्षणिक चंचल, दग्ध जलता हुआ जला हुआ, निर्दय बेदर्द, विप्लव विनाश, प्लावित बाढ़ से ग्रस्त। कवि बादल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। जो सुख अस्थिर होते हैं उन पर सदैव दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। निराला जी बताना चाहते हैं कि जो जीवन के सुख हैं वे हवा के समान चंचल व अस्थायी हैं, अर्थात सदैव रहने वाले नहीं हैं। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलय रूपी माया के रूप में हमेशा स्थित रहते हैं। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के, आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं हे विप्लव के बादल। कवि कह रहा है कि हे बादल, बादल के युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। भाई आम आदमी को बादलों का इंतजार रहता है, बादलों के आगमन पर ही उनकी इच्छाएं आश्रित होती हैं। कवि कहता है कि हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जन, रणतरी युद्ध की नौका, माया खेल, आकांक्षा कामना, भेरी नगाड़ा, युद्ध के लिए जो भेरी बजाई जाती है नगाड़ा, सजग जागरूक, सुप्त सोया हुआ, अंकुर बीज से निकला नन्हा पौधा, उर्मिंस हृदय, ताकना अपेक्षा से एकटक देखना। तो यहाँ निराला जी कह रहे हैं कि जो आम आदमी है उसकी इच्छाएं बादलों पर आश्रित होती हैं। वे कहते हैं हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो जाते हैं, अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। निराला जी बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में सोए हुए कमजोर अंकुर भी सजग हो जाते हैं बादलों की गर्जन से, ठीक उसी प्रकार कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए प्रेरित होता है तुमसे। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा में सिर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि
शोषितों के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। बादलों को देखकर, बादल यहाँ पर क्रांति का प्रतीक है। यहाँ पर निराला जी ने बादल को क्रांति दूत के रूप में चित्रित किया है। ऐसा लग रहा है वो क्रांति का संदेश लेकर आया है। इस कविता पर प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है। काव्य की रचना मुक्त छंद में की गई है। समीर, सागर, दुख की छाया आदि में रूपक अलंकार, सजग, सुप्त में अनुप्रास तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा यहाँ पर वीर रस युक्त कविता यह है। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। गर्जन मीन्स गर्जना करना, बादलों की गर्जना, तेज आवाज। वर्षण बारिश, मूसलाधार जोरों की बारिश, हृदय थामना भयभीत होना, घोर मीन्स भयंकर, वज्र हुंकार वज्रपात के समान भयंकर आवाज। कवि कहता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो, बहुत तेज बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है, अर्थात संसार भयभीत होकर अपना हृदय थाम लेता है। असनिपात से सापित उन्नत सत सत वीर, छत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्श स्पर्धा धीर। बिजली गिरने से, असनिपात, असनि मीन्स बिजली, पात मीन्स गिरना, सापित साप से ग्रस्त, उन्नत बड़ा, सत सत सैकड़ों, छत विक्षत घायल, हत मरे हुए, अचल पर्वत, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला, स्पर्धा वीर आगे बढ़ने की होड़ करने हेतु बेचैन व्यक्ति। अब यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात बिजली के गिरने से पहाड़ जैसे ऊंचे व्यक्तित्व को भी नुकसान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर निराला जी कहना चाह रहे हैं कि जब क्रांति होती है, क्रांति आती है समाज में, तो उससे बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग ही प्रभावित होते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इसके विपरीत जब क्रांति होती है तो जो बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वे प्रभावित होते हैं तथा ठीक इसके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं। जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनका कम भार है, वे मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं। अर्थात जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वे प्रसन्न होते हैं। वे उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिला हिला कर तुझे बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? बादल को। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर निराला जी कहना चाह रहे हैं कि क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। जब समाज में क्रांति होती है
तो जो निम्न वर्ग है, दलित वर्ग है, उसे उसके अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ इन पंक्तियों में निराला जी ने बादल को क्रांति और विद्रोह का प्रतीक माना है। प्रतीकात्मकता का समावेश इन पंक्तियों में हुआ है। यहाँ प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। बार बार, सुन सुन, हिल हिल, सत सत, खिल खिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा हाथ हिलाते में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। हृदय थामना, हाथ हिलाना जैसे मुहावरों का प्रयोग सार्थक बन पड़ा है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। अट्टालिका अटारी महल, आतंक भवन भय का निवास, पंख मीन्स कीचड़, प्लावन बाढ़। अब यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं हैं, वे मात्र निवास स्थान नहीं हैं, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। उनके ऊंचे ऊंचे महल देखकर, उनके ऊंचे भवन देखकर गरीब लोग आतंकित हो जाते हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। कौन? पूंजीपति लोग। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबाती है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सैसव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है। जलज मीन्स कमल, नीर पानी, शोक मीन्स दुख, सैसव बचपन, सुकुमार कोमल, रुद्ध रुका हुआ, कोश मीन्स खजाना, क्षुब्ध क्रोध, तोष संतोष शांति। अब यहाँ पर निराला जी कहना चाह रहे हैं कि यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न हो उठता है। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दिशा में भी वे छोटे बच्चे रोग और दुख और कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता है। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न रहते हैं। कौन? जो गरीबों के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सदा अभाव में रहने की आदत है। उन्हें इस तरह के दुख दर्द अधिक प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन रुद्ध कोश है, क्षुब्ध तोष है। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। रुद्ध कोश जो उनका खजाना है वो कैसा हो गया है? रुद्ध हो गया है, रुक गया है। अब उनके स्वभाव में है कि जो कुछ भी आर्थिक साधन है वो उन्हीं के पास होने चाहिए। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। क्षुब्ध तोष है, तोष में संतोष शांति। इतना धन इकट्ठा होने के बाद में भी अभी भी उनके मन में संतोष का भाव नहीं आ पाया है। उनका मन अधिक से अधिक सुख साधन एकत्र करने के लिए अत्यंत लालायित रहता है। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि पूंजीपति लोग जो शोषक लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं,
वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, अपनी पत्नियों के समीप हैं, उनसे लिपटे हुए हैं, फिर भी बादल की गर्जन सुनकर कांप रहे हैं। अंगना, अंगना मीन्स पत्नी, अंगना मीन्स पत्नी, अंग मीन्स शरीर, अंक गोद, वज्र गर्जन, वज्र के समान गर्जन, त्रस्त भयभीत। वे कहना चाह रहे हैं कि अपनी पत्नियों से लिपटे हुए होने के बावजूद वे बादलों की गर्जन सुनकर कांप रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। कौन? ये जो धनी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, शोषक लोग हैं, जो गरीबों का शोषण करते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, हे विप्लव के वीर। जीर्ण मीन्स पुरानी, शिथिल, बाहु मीन्स भुजा, शीर्ण कमजोर, कृषक किसान, अधीर व्याकुल, विप्लव विनाश। अब कवि कहता है कि हे विप्लव के वीर, ये किसके लिए कह रहा? बादलों के लिए। शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं। किसान का इतना अधिक शोषण हुआ है कि उसकी भुजाओं में अब बल नहीं रह गया। वह स्वयं को शक्तिहीन महसूस करने लगा है। उसका शरीर कमजोर हो गया है। वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार। पारावार समुद्र, हाड़ मात्र केवल हड्डियों का ढांचा मात्र, सार मीन्स प्राण। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका प्राण छीन लिया है। प्राण छीन लेने से मतलब यह है कि उसमें जो जीवन जीने की चाह होती है, जो अभिलाषाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वह धीरे धीरे मृत हो गई हैं। शोषकों ने उसका इस तरह से शोषण किया है कि उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई है, उसका सार तत्व चूस लिया है। अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। कौन? किसान। हे जीवन दाता, हे जीवन को देने वाले बादल, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। कवि ने यहाँ पर किसान की दयनीय दशा का सजीव चित्रण किया है तथा पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर भी कटाक्ष किया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। पंख पर अंगना अंग, आतंक अंक, जीर्ण शरीर में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा काव्यांश में मानवीकरण अलंकार है। संबोधन शैली का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। चित्रात्मक शैली दृष्टिगत हो रही है।